ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये टोटली हिस्सा आपका मुख गुहा का हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये टोटली हिस्सा आपका मुख गुहा का हिस्सा है। आप यहां देख सकते हैं मुख गुहा में जो है कि आपका जीभ होता है, दांत होता है और कुछ ग्रंथियां होती है। इनमें जो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड, ये और ये थोड़ा उठा हुआ भाग, वो ये ग्रंथि है। इसे हम लोग पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। मुख गुहा में आपका टोटल 6 ग्रंथि पाया जाता है, ठीक, जिनमें से कि 2 तो एक इस साइड और एक इस साइड। एक वो तिली जैसा आकृति जो ऊपर आता है वो, और फिर एक ये जो जीभ के नीचे का हिस्सा होता है वो, और फिर 2 एक साइड साइड में होता है। ये छो ग्रंथि होता है। इन छो ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम रिलीज होता है, आपका म्यूसिन और टाइलिन। टाइलिन जो है कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है और वो टाइलिन आपका ये पैरोटिड ग्रंथि से रिलीज होता है। और वो जो म्यूसिन है वो भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है ताकि भोजन को हम आसानी से निगल सके। क्लियर ना? क्षोभों को हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं और उससे लार रिलीज हो रहा होता है। ये देख सकते हैं हम, ये ग्रंथि कुछ दिखाने की कोशिश की। ये जीभ पर कुछ स्वाद कली पाया जाता है, आपको वो पता होगा, और इस टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि मुख गुहा में हम लोग भोजन को ग्रासते हैं, ठीक ना? भोजन को आप सानी काटते हैं ना, ग्रासी देखे हो ना, तो ग्रासी में हम लोग क्या करते हैं, सानी काटते हैं। उसी प्रकार हम लोग जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम लोग ग्रासते हैं दांत से, ठीक है ना? ये आपका ग्रंथि है, भोजन को दांत से ग्रासते हैं। तो वो जो ग्रासा हुआ भोजन, टुकड़ा टुकड़ा क्या हुआ भोजन होता है ना, वो भोजन जहां पर आकर रुकता है उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। अर्थात ये आपका हो गया मुख गुहा। मुख गुहा के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा आपका हो गया, मैं इसे इस कलर से दिखा देता हूं। ये जो टोटली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका हो गया ग्रसनी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनी। फेरिंग्स भी इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ये हो गया आपका मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या पाया गया, दांत, जीभ, कुछ ग्रंथि। ये वाला हिस्सा हो गया आपका ग्रसनी। ग्रसनी में एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है, ग्रसनी में एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप जब कुछ भोजन को खा रहे होते हैं ना, भोजन को जब खा रहे होते हैं तो ये भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करके उसके बाद इस स्थान पर आता है भोजन। क्लियर? फिर जस्ट इसके ऊपर, अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो ये हम लोग का नाक है ना? यहां पर हम लोग कौन सी करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं। क्लियर? हम लोग श्वसन करते हैं, तो हम लोग जब श्वसन करते हैं तो सांस इस छिद्र से होते, नोजल कैविटी होते हुए हमारा इस ग्रसनी में आता है। आप ध्यान से देखें कि भोजन भी हमारा यहां आया और सांस भी हमारा यहां हुआ। ये एक ग्रसनी एक ऐसा जंक्शन है, ग्रसनी एक ऐसा जंक्शन है जो आपके भोजन को भी इसी जगह आना होता है और श्वास को भी इसी जगह आना होता है ना? आप अब यहां कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। आप ग्रसनी को अगर समझना चाहते हैं ऐसे समझिए, ये मेरा पैरोटिड ग्रंथि है ना, पैरोटिड ग्रंथि से, और ये मेरा कंठ शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ये पैरोटिड ग्रंथि और ये पैरोटिड ग्रंथि के नीचे का हिस्सा और ये कंठ के ऊपर का हिस्सा ग्रसनी कहलाता है। क्लियर ना? और तो ये वाला हिस्सा आपका ग्रसनी, जहां पर आपका भोजन भी आता है और श्वास भी आता है। क्लियर ना? तो आगे देखते हैं कि अब ये ग्रसनी आगे आकर 2 भागों में बटा रहता है। ये जो हमारा ऊपर वाला नली होता है ना, वो हमारा सांस नली होता है, और फिर इस सांस नली के पीछे हमारा भोज नली होता है, यानी कि ग्रास नली होता है। ग्रासा हुआ भोजन जहां आता है उसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, यानी ग्रासा हुआ भोजन जिस नली में जाता है उसे ग्रास नली, या फिर कहते हैं भोजन जिस नली में जाता है उसे भोज नली, ठीक। सांस जिस नली में जाता है उसे श्वास नली। तो यहां कंफ्यूजन ये होता है। तो मैं इसको अगर मिटा दूं तो शायद आप लोग बड़ी आसानी से समझ पाएंगे चीजों को। तो यहां पर क्या होता है घटना, ये ग्रास नली है। ग्रास नली में आपका जो है कि सांस भी है और भोजन भी है। और ये जो इस एक छोटा सा तिल्ली जैसी रचना आप देख रहे होंगे,
इसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस, वो यहां पर देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एपिग्लोटिस हमारा नली को यानी कि ढकने का काम करता है। आप लोग यहां पर देखिए कि हम लोगों का भोजन जो है कि हम लोगों का भोजन श्वास नली में नहीं जा पाए, इसीलिए इस एपिग्लोटिस की रचना होती है, ठीक ना। ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना होता है। आप लोगों का मन में आ रहा होगा कि एपिग्लोटिस जरूर है कि श्वास नली को ढका रहेगा, तभी तो उसमें भोजन नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, वो जो गॉड है ना, उसका जो मस्तिष्क है हम लोगों से बहुत ऊपर की चीज है। अब आप बताइए, एपिग्लोटिस अगर सांस नली को ढक के रखता तो स्पष्ट सी बात यह होता कि हम लोगों को सांस लेने में अवरोध उत्पन्न होता है ना। तो इसलिए एपिग्लोटिस आपके सांस नली को नहीं, भोज नली को ही ढक के रखता है। क्लियर ना? एपिग्लोटिस आपके श्वास नली को नहीं, भोज नली को, क्योंकि हम लोग भोजन कभी कभी करते हैं, ठीक, इसलिए एपिग्लोटिस भोज नली को। और जब हम लोग भोजन निगल रहे होते हैं ना, एपिग्लोटिस उस वक्त मूव कर जाता है, ठीक, एपिग्लोटिस उस वक्त मूव कर जाता है, जिसके वजह से वो भोजन हम एपिग्लोटिस मूव करके सांस नली को ढक देता है और भोजन हमारा भोज नली में आ जाता है, ग्रास नली में आ जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे इस आकृति को, आप इसे समझ गए होंगे। ये आपका मुख गुहा हो गया, ये सांस हो गया, ये मुख गुहा, आपका मुख गुहा आगे आकर ग्रसनी में खुलता है, सांस भी आगे आपका ग्रसनी में खुलता है। अब ग्रसनी जो है ना, ये ग्रसनी आपका आगे दो भागों में खुलता है। ग्रसनी आगे दो भागों में, इस भाग को, इस वाले नली को, ये जो ग्रसनी आगे फर्स्ट वाला भाग, ऊपरी भाग को हम लोग कंठ द्वार कहते हैं। क्योंकि यहां पर हम लोगों का कंठ पाया जाता है, इसलिए इसे कंठ द्वार कहते हैं। उसके जस्ट पीछे वाले भाग को हम लोग निगल द्वार कहते हैं। क्योंकि भोजन इसी के माध्यम से, इसी द्वार के माध्यम से हम लोग निगल रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इसे निगल द्वार कहते हैं, ठीक। तो घटना क्या होता है इसमें, ये आप देखें, श्वास नली में कुछ वलय भी पाया जाता है। ये वलय का काम क्या होता है? श्वास नली को पिचकने नहीं देता। अगर ये श्वास नली सट जाए तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए ये वलय दिया जाता है। तो यहां पर क्या घटना होता है, आप इसे ध्यान से देखें। ये आकृति आप लोग देख रहे होंगे, ये थायराइड ग्रंथि है, इसे हम लोग कंठ बोलते हैं साधारण सी भाषा में। और होता क्या है यहां पर घटना, कि जब हम लोग कुछ निगल रहे होते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप फील कीजिएगा, जब हम लोग किसी चीज को निगल रहे होते हैं तो ये कंठ ऊपर की तरफ खिंच रहा होता है। जैसे ही आप किसी चीज को निगलने का कोशिश कीजिएगा, वैसे ही ये कंठ आपका ऊपर की तरफ, और ये चूंकि गोल नली है, ये जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये वाला हिस्सा, ये ऊपर जाने, जिस वक्त ये ऊपर जाता है उसी वक्त ये नीचे आ रहा होता है, ठीक है ना। आप यहां देखिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, जिस वक्त ये ऊपर जा रहा होता है ना, उसी वक्त ये नीचे आ रहा होता है। तो कुछ इसके नीचे आने का परिणाम क्या होता है, ये एपिग्लोटिस जो है ना, एपिग्लोटिस इस प्रकार से मूव कर जाती है। क्लियर ना? ये 3D नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाता हूं। ये कुछ इस प्रकार से मूव कर जाती है, और ये घटना एक साथ होती है। जिस वक्त ये ऊपर जा रही होती है उसी वक्त ये नीचे आ रही होती है, और उसी वक्त ये एपिग्लोटिस इस प्रकार से मूव कर रही होती है, और ये कुछ ऐसे हो जाती है। यहां का एपिग्लोटिस यहां आ जाती है, और भोजन हमारा ये भोज नली में बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। अर्थात जिस वक्त ये भोजन का बस इतना सा ट्रेवल में ये सारी घटना हो जाता है, भोजन का बस मात्र इतना सा ट्रेवल में ये एपिग्लोटिस इधर से मूव करके इधर आ जाती है, और श्वास नली ढक जाता है, और भोजन आपका भोज नली में प्रवेश कर जाता है। समझ गए ना बात को? ये रफ फिगर है। जब आप इसे एनिमेशन में इसे हम दिखाएंगे आपको, जब आप इसे एनिमेशन में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से ये आप समझ पाएंगे। अभी आप थोड़ा सा मन की आंखों से इसे देखने की कोशिश करें, है ना, मन की आंखों से इसे फील ले आप कि घटना इसी प्रकार से होता है, ठीक। जब आप एनिमेशन देखेंगे तो स्पष्ट चीज को देख पाएंगे और विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये एपिग्लोटिस इसे ढक लेता है, और भोजन आपका श्वास नली में चले जाता है, भोजन आपका भोज नली में चले जाता है। क्लियर? कभी कभी घटना क्या होता है कि हम लोग का ध्यान जब पूरा खाने पर नहीं रहता है ना, तो उस वक्त क्या होता है घटना, कि भोजन, ये एपिग्लोटिस सही समय पर मूव नहीं कर पाती है, और एकाध भोजन हमारा इस श्वास नली में चले जाता है, जिसका परिणाम यह होता है, श्वास नली में भोजन जाने से शरीर इतना जोरदार रिएक्ट करती है कि ये भोजन इतना प्रेसाइज तरीके से ऊपर की तरफ उठता है कि आपका वो भोजन मुंह गुहा में नहीं आकर वो आपका नोजल कैविटी में आ जाता है, इस वाला छिद्र में आ जाता है, और
जबरदस्त तरीके से बाहर फेंका जाता है और आपको अद्भुत जैसा फील आता है, आप बेचैन हो जाते हैं, कुछ एंजाइम भी उस वक्त आ रहा होता है। तो वो एक प्रेशर होता है जो कि श्वास नली में भोजन जाने के बाद होता है, आप इसे फील किए होंगे कभी कभी, जिसे हम लोग सरकना कहते हैं। ठीक, अब आगे देखें, ये अब एक हम लोग इस चीज को एक स्वर में, एक फ्लो में बोलने की कोशिश करते हैं। घटना क्या होता है, भोजन सर्वप्रथम आपका मुंहगुहा, मुंहगुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से निगल द्वार होते हुए ग्रास नली में या फिर भोज नली में। भोजन कहां, मुंहगुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, मुंहगुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। याद रहेगा ना चीजें, मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए। अगर किताबी भाषा में लिखेंगे तो क्या, भोजन मुंहगुहा से होते हुए, भोजन मुंहगुहा से होते हुए ग्रास नली में, सॉरी, भोजन मुंहगुहा से होते हुए ग्रसनी में, ग्रसनी से निगल द्वार होते हुए ग्रास नली या फिर भोज नली, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। तो एक सुर बन रहा है आपका, भोजन मुंहगुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली। ठीक उसी प्रकार ये आपका दूसरा होगा श्वास नली, यानी कि भोजन अति श्वास का भी अपना एक फ्लो होगा। श्वास के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस वक्त जानेंगे। वैसे आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो नाक से श्वास, नाक से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ द्वार होते हुए श्वास नली में आते हैं। क्लियर, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो आगे जो है, आगे का प्रोसेस क्या थी, ये भोज नली जो है ना, भोज नली आगे आकर अमाशय में खुलती है। अमाशय में कुछ एंजाइम है, 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अमाशय में भोजन 1.5 घंटा के आसपास रुकता है, वहां पर भोजन लुगदी रूप में हो जाते हैं। एचसीएल और सब भी एंजाइम कार्य करते हैं, जिसकी वजह से ये लुगदी के रूप में हो जाते हैं। ये फिर लुगदी आगे छोटी आंत में भेजा जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और उस छोटी आंत में जब भोजन ग्रहणी में प्रवेश कर रहे होते हैं, ग्रहणी में 2 एंजाइम साइड से नली रूप में इससे मिले रहते हैं, अग्नाशय और लीवर। इसको फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल AGSRC पर आइए, वहां पर आपको फुल वीडियो मिल जाएगा। अमाशय में भोजन 1.5 घंटा के आसपास रुकती है। वहां पर भोजन का लुगदी हो जाता है, बहुत से एंजाइम वहां पर कार्य करते हैं, भोजन लुगदी रूप में परिवर्तित है और ये यहां से फिर आपका छोटी आंत की ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। ग्रहणी में आपका 2 ग्रंथि जुड़ा रहता है, लीवर और आपका अग्नाशय। वहां पर वो उससे भी कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और भोजन आगे निकल जाते हैं, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत का जो इलियम वाला हिस्सा होता है, इलियम में माइक्रोविलाई पाया जाता है। विलाई के सिरा में ब्लड होता है, माइक्रोविलाई के सिरा में ब्लड होता है और वो पाचित भोजन का जो पोषक तत्व है, यानी कि ग्लूकोज को ब्लड अवशोषित कर लेता है और वो ब्लड पूरे शरीर में सभी मांसपेशी को दे देता है ले जाकर। यानी कि ब्लड का कुछ हिस्सा उस ग्लूकोज को लेने के लिए आता है और पूरा शरीर को छिड़ियाने का काम करता है। इसी ब्लड का कुछ हिस्सा आपका फेफड़ा के पास आया हुआ रहता है और फेफड़ा में आपका ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो जिस जिस सेल्स को वो ब्लड ग्लूकोज दिया है, ये ऑक्सीजन लिया हुआ ब्लड फिर उस सेल को ऑक्सीजन ले जाकर देता है। जिसको ग्लूकोज मिला उसको जाकर फिर बाद में ऑक्सीजन दिया रहता है। तो होता क्या है घटना कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भोज में जैसे देखे होंगे आप, जिसको भात मिला होता है ना, उसको दाल मिलता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जिस जिस सेल्स को, मसल्स को आपका ग्लूकोज मिला है उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन फिर ग्लूकोज को विघटित करता है और हम लोग श्वसन में इस चीज को पढ़ेंगे, विघटित करता है। और जब ग्लूकोज विघटित होती है तो हम लोग को 36 एटीपी ऊर्जा, छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। फिर अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, वो अवशिष्ट पदार्थ आगे बड़ी आंत को दे दिया जाता है, ठीक। और बड़ी आंत का काम क्या होता है, वो जो है कि भोजन में जो जल होता है उसे अवशोषित करने का काम करता है। कभी कभी बड़ी आंत में जो है कि किसी प्रकार का गड़बड़ी हो जाने के कारण क्या होता है कि भोजन में जो जल होता है उसे अवशोषित नहीं कर पाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यानी कि अपशिष्ट पदार्थ में जल रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंसान को ज्यादा प्रेशर आता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और डायरेक्ट है ना, वो लंबा, यानी कि आप समझ सकते हैं इस चीज को कि वो हर 10 मिनट में बाथरूम का दरवाजा खटखटाते रहता है। फिर किसी किसी इंसान में ये भी होता है कि वो बड़ी आंत में गड़बड़ी के कारण ही वो ज्यादा जल को अवशोषित कर लेता है। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना,
वो आपका शुष्क अवस्था में आ जाता है, तो उस कंडीशन में उस मनुष्य को कब्ज हो जाता है। ये अधिकतर उस मनुष्य को होता है जो कि बहुत ही आलसी टाइप का होता है, वो जिम विम नहीं कर पाता, तो पूर्ण रूप से जो है कि भोजन का जो है कि पाचन नहीं हो पाता, तो अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर वो उस मनुष्य को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज को समझ पाए होंगे। और जो है कि और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य भी यही रहता है कि आपके मस्तिष्क में जो है ना चीजें कहानी की तरफ हो जाए, आपको चीजें रटना नहीं पड़े, आपको पढ़ने में मजा आने लगे। और आप अगर इस चीज को और कंटिन्यू पूरा देखना चाहते हैं, आगे की प्रोसेस क्या हुआ, कैसे कौन सा एंजाइम कैसे काम किया, बहुत ही रोचक है ये तब। तो आप देखेंगे कि कैसे ब्लड ग्लूकोज को लेके जाता है, आपको मजा आने वाला है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं ना, तो मेरा यूट्यूब चैनल एजीएसआरसी पर जरूर आए। इसे अगर देखें, पाचन तंत्र, हम लोग का जो पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र का जो एक सुर बनता है वो किस प्रकार से बनता है। आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका आपका सबसे पहले एजीएसआरसी पर आए, वहां पर आपको ये पूरा वीडियो मिलेगा और जबरदस्त सजा हुआ और नोट्स के साथ आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त नोट्स बना हुआ है। आपको क्या रटना है और क्या समझना है वो बाय फॉरगेट है, यानी कि कुल मिलाकर जबरदस्त आपको लगेगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको सिर्फ कुछ लाइन ही याद करना पड़ेंगे और पूरा कहानी आपको याद हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में इस प्रकार से रट बैठ जाएगा कि आपको दोबारा रिवाइजिंग करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगा और आप एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो मेरा चैनल एजीएसआरसी पर आए और इस वीडियो को सर्च करें और वहां जरूर देखें चीजों को आप। और ये चीज आपको लिंक, अगर आप यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो यहां आप ऊपरी हिस्सा में क्लिक करें, आपको लिंक दिया है, आपको यूट्यूब चैनल पर लेके चले जाएगा। या नहीं तो आप एजीएसआरसी पर आए, एजीएसआरसी सर्च करें और आपको ये वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और अगर आपको किसी टॉपिक पर, साइंस के किसी भी टॉपिक पर डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9110905923 पर व्हाट्सएप करें। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और बताएं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा जबरदस्त तरीके से विथ एनिमेशन। आप यहां पर एनिमेशन नहीं देखे ना तो आप उतना चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर जाइएगा तो वहां आपको एनिमेशन भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से आपका तैयारी होने वाला है। आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये संस्था आपका रानीगंज बस्तौल में है, जरूर आप आए यहां पर। देखिए, अगर आपको सही समय पर सही ज्ञान मिल जाता है ना, सही समय पर सही ज्ञान के साथ साथ सही डायरेक्शन अगर मिल जाता है, तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा, ठीक ना। अगर आप कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको एजीएसआरसी ज्वाइन करनी चाहिए। एजीएसआरसी के पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो आपको सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार नहीं करता है, वो आपको एक सफल नागरिक बनाने के, इस संस्था का उद्देश्य ही है कि बच्चों का मेंटलिटी इतना मजबूत कर देना चाहिए कि उसे आगे जॉब के लिए नहीं झकना पड़ते, वो ऐसा सोचे कि आगे हम कैसे लोगों को जॉब दें। आपको इस तरीके से तैयार किया जाए। आप 12th तक में जितने भी रिसर्च हुए हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी थॉट्स हैं, वो सारे आपको पढ़ा दिया जाता है, आपको इस तरीके से गाइड किया जाता है। आपको हर वो बुक, यानी कि आपको भी पढ़ाई में पूर्ण रूप से झोंकना और जिसे सफल होना है ना, उसे ये करना ही पड़ेगा। आपको पूरा बुक रटवा दिया जाता है ताकि आप जितना भी रिसर्च, जितना भी खोज हो सका है, जितना भी वैज्ञानिक का थॉट है, वो सब आप जान जाए। कब? 12th तक में। 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ग्रेजुएशन में आपको क्या होगा कि आप बड़े, यानी चूंकि आपके अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा ना, आप टेक्निकल विभाग में जाना चाहेंगे टेक्निकल में जा सकते हैं, आप नीट कर सकते हैं, आप AIEEE कर सकते हैं, IIT कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। आपको NCERT पूर्ण रूप से चट कर जाना होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। वो गार्जियन को ठगना बंद कीजिए। वो जो आप कोटा वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं होता। आप कितना घर पर पढ़ते हैं वो मायने रखता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके पूरा बुक को चट कर जाते हैं ना, तो आपको IIT, नीट ये सब निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये संस्था आपको उसमें बहुत मदद करती है। आपको ग्रेजुएशन तक में कुछ इस लेवल का तैयार कर, आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं ना, ग्रेजुएशन तक में उस सेक्टर का आपको, यानी कि 12th तक में उस सेक्टर का सारा ज्ञान आपको हो जाता है। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर बीटेक या फिर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ग्रेजुएशन में आप क्या करते हैं कि आप अपना राय दे रहे होते हैं, किसी विशेष थॉट पर अपना राय देने के लिए सीखते हैं।
और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन, आपको ये छोटा मोटा जगह से ग्रेजुएशन नहीं करना। आपको ग्रेजुएशन के लिए आपका बीएचयू से कीजिए, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कीजिए, जेएनयू से कीजिए, इस सब क्षेत्र से, ताकि आपको एक अलग माहौल क्रिएट कर सके आप अपने लाइफ में। क्योंकि ग्रेजुएशन में आप क्या करते हैं कि अपना राय दे रहे होते हैं, विशेष थॉट पर अपना राय दे रहे होते हैं। जब आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा तो आप जब मास्टर का डिग्री कर रहे होते हैं ना, तो उसमें चूंकि आप तो सारा चीज जान चुके हैं, उस सेक्टर का सब चीज आपके मस्तिष्क में है, तो उस कंडीशन में आपका मस्तिष्क उस चीज को अलाउ कर रहा हो जिस चीज का भी खोज नहीं हुआ है। आप उस चीज को सोच पाएंगे कि इस देश को या फिर इस वर्ल्ड को किस चीज की जरूरत है। आपका मस्तिष्क वो चीज, उस समस्या का निदान ढूंढ रहा होता है। तो इसकी शुरुआत आपको कक्षा 9 से, यानी कि आपका, अगर आप 9th में, अभी आपका सही समय है उस ऊंचाई तक को छूने के लिए। फिर वही, अगर आप समय आपका कट जाता है, फिर आपको ये सब मार्गदर्शन मिलता है, तो आप फिर इसे नहीं कर पाएंगे। आप अगर कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं तो अभी आप में हर वो कैपेसिटी है, हर वो संभावना है उस ऊंचाई को छूने के लिए। आप बड़ा इंजीनियर बन सकते हैं, बड़ा डॉक्टर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप अपने दम पर हजारों को जॉब दे सकते हैं। आप अभी अगर उस एज में हैं, अगर अभी से आप धीरे में आप अपना 4 साल समर्पित कर देते हैं पढ़ाई को, तो आपको आगे चलकर मोदी रोजगार दो नहीं करना पड़ेगा। आप खुद अपने दोस्तों को, अपने गांव के लोगों को खुद रोजगार देंगे। आप में वो क्षमता बिल्ड हो जाएगा। तो यही ऐसा है कि पढ़ने की तरीका भी ऐसा है कि आपको सिर्फ रटवाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आपको चीजें समझाया जाता है और आपको बोला जाता है कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करना है। तो यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं।